ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखोगे तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको कहाँ पे रखा गया है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये अपने को एस ब्लॉक दिए हैं, ये पी ब्लॉक दिए और इनके बीच में क्या दिए हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रांजिशन शो करेंगे। ठीक है। जो एस से पी ब्लॉक तक अगर आप जाओगे, इन एलिमेंट से यहाँ तक जाओगे तो ये प्रॉपर्टी के अंदर अपने को क्या शो करेंगे, ट्रांजिशन शो करेंगे। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलेंगे हम, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी दोज एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जिनके अंदर जो किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर इंटर करेगा, डी ऑर्बिटल के अंदर। और जो डी ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, पेनल्टीमेट सेल का होगा। पेनल्टीमेट सेल मीन्स जो आउटर सेल है उससे पहले वाले सेल के जो डी ऑर्बिटल के अंदर अगर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर हुआ। ठीक है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें पता चल गया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में इंटर करेगा, पेनल्टीमेट, मतलब बाहर वाला सेल कौन सा है, एन, और उससे पहले वाला जो सेल होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे पेनल्टीमेट सेल। ठीक है। क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट सेल। ठीक है। आउटर से पहले वाला जो सेल है उसके पेनल्टीमेट सेल के जो डी ऑर्बिटल है, क्या है, जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो उनको हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर इनके टोटल 4 पीरियड दिए हुए हैं। कितने पीरियड दिए हैं, 4 पीरियड्स। ठीक है। तो उन 4 पीरियड्स के अंदर देखो, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम किन में स्टडी करेंगे, 4 पीरियड्स के अंदर, या आप कह सकते हो इनको हम 4 ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। क्या, 4 ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी स्कैंडियम से और कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी कहाँ तक, जिंक तक जाएगी, जो क्या है 21 एटॉमिक नंबर से लेके 30 तक होगी। मतलब इसको याद कर सकते हो, साइंस टीचर विनीता करमानी मैडम फिर को नी क्यों जा। ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हो। ठीक है। ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसको हम क्या बोलते हैं, 3D सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, 3D सीरीज, जिसमें क्या होता है जो 3D ऑर्बिटल्स है उसकी कंटिन्यू फिलिंग होती जाएगी। 3D ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो सीरीज दी है वो है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी दी है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, जो क्या है वाइट एरियम से लेके और कहाँ तक होगी, कैडमियम तक होगी, जो कि क्या होगी 39 से। ठीक है। और कहाँ तक होगी, 48 तक होगी। ठीक है। तो ये कहाँ से होती है, यार जरा निभाना, ठीक है, मौत तक रू रही, ठीक है, फिर आगे कदी। ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद करोगे। समझ में आया। तो ये 39 से शुरू होके कहाँ तक जाएगी, 48 तक जाएगी। तो जिसमें क्या होगा, 4D जो ऑर्बिटल है, ठीक है, या इसको हम क्या बोलेंगे, 4D सीरीज बोलेंगे, जिसमें 4D ऑर्बिटल्स की कंटिन्यू फिलिंग होती जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दी है वो दी है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है। जो क्या होती है, लेंथेनम से शुरू होती है। लेंथेनम का कितना एटॉमिक नंबर है, 57। ठीक है। उसके बाद लेंथेनम के बाद गायब हो जाती है, कहाँ तक, 71 एटॉमिक नंबर तक गायब होगी ना।
फिर आ जाता है कौन सा, हैफनियम, ठीक है, जो कि कितना है 72 से, समझ में आया। बीच में क्या है, यहाँ पे हमें पता है जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इसमें 5d ऑर्बिटल्स की कंटिन्यू फिलिंग होती है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, समझ में आया, ठीक है। तो 4f ऑर्बिटल में यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स हैं उनको नीचे एफ ब्लॉक में रख दिया गया। तो ये आ गया ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ठीक है, समझ में आया। तो ये कहाँ तक होगी, ये 57 से 72 से आगे 80 तक होगी, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट ट्रांजिशन सीरीज दी है वो है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, कौन सी है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, या इसको हम बोलेंगे 6d ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, जो किससे शुरू होती है, एक्टिनियम, एक्टिनियम मीन्स 89। उसके बाद जो आएगा वो आएगा क्या, जो बीच में से 14 एलिमेंट्स क्या हो गए, गायब हो गए, ठीक है। फिर आता है क्या, रदरफोर्डियम, ठीक है, जो कितने पे आता है 104 पे, क्योंकि बीच में ये जो है एक्टिनियम से आगे ये जो 14 एलिमेंट्स है ये ल्यूटेटियम तक, ठीक है, ये क्या होंगे 103 तक होंगे, तो वो एफ ब्लॉक में आ गए। तो ये क्या है, अरदास, अरदास या हाँ अरदास बी है, एच जी आएगा ना, रुको, दा हाँ से सी बोर्जिया, ठीक है, अरदास भी है, एच आएगा, एच एस एसनियम, मत मेट्रनियम, डी एस क्या आएगा, अरदास भी, हाँ अच्छा डी भी आएगा, ड्यूबनियम, ठीक है, अरदास भी है, मत डर आर जे, डर, डर मीन्स रोइंटजियम, समझ में आया, ठीक है। तो ये जो है अपने को मिलेगा कितने पे, 1 क्या हो गया, हाँ डर कोप्रेंशियम आता है, हाँ कोप्रेंशियम याद आ गई, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ना इसके लिए मेरे पास ट्रिक नहीं है याद करने की, ठीक है। वैसे मैंने शॉर्ट ही बनाया था, एक एक वर्ड उठाया, एर दास भी है, मत मत डर किसी से, ये वर्ड भूल गए, ठीक है। तो मतलब इसको आपने याद रखना है, किसी तरह याद करो, ठीक है। तो ये 4 ट्रांजिशन सीरीज दिया, ओल्ड बुक्स में इसने लिखा ये स्टिल इनकम्प्लीट, ठीक है, ये इनकम्प्लीट नहीं, अब ऑलरेडी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, कहीं वह में बैठे रहो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, हमें पता है यहाँ पे 4f की फीलिंग हो रही थी, तो यहाँ पे 5f की, मतलब यहाँ पे दो जो ट्रांजिशन सीरीज है वो क्या है, उनके बीच में कुछ और ट्रांजिशन सीरीज दिए जिनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज, क्या बोलेंगे, ठीक है। ये हम एफ ब्लॉक के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, अभी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि एफ ब्लॉक हमें अभी पढ़ना ही नहीं है, अभी हमें डी ब्लॉक पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया इनका जनरल आइडिया, ठीक है। अब बात आती है क्या, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी बेसिक बातों में पढ़ेंगे क्या, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो जनरल क्या है अपने को दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होगा, तो इसने बताया वो होता है n-1 डी, जो होगा वो क्या होगा 1 to 10 और ns 0 to 2। ये मैंने 0 to 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, तो वो आपको काम देगा, वो यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे
तो जो मेन बात है वो क्या है, एक इनकी डेफिनेशन निकल के आती है, क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने को दिए हैं जिनके अंदर क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होगा, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, यानी पार्शियली फील्ड क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा, जो उनके ग्राउंड स्टेट के अंदर हो या उनके कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हो, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि क्या होना चाहिए, पार्शियली फील्ड क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, किसमें, इन ग्राउंड स्टेट और इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। बस ये इतनी बात ध्यान रखनी है, जिनके इन स्टेट के अंदर पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। जैसे हम बात करते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी की, ठीक है, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स से कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो ग्राउंड स्टेट होता है और जो इनका क्या दे रखा है अपने को, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों स्टेट के अंदर इनमें क्या है, कंप्लीटली फील्ड क्या है, डी सबसेल है। समझ में आया। तो इसलिए ये क्या है, हम देखेंगे कि दोनों में डी में क्या मिल रहा है, कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो ये क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। बट इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लास्ट में रखा गया है, क्यों, क्योंकि इनकी कुछ एक जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या है, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सिमिलर होती है, इसलिए इनको एंड में रखा गया है। समझ में आया, ठीक है। कई जगह पे ये क्वेश्चन किया गया कि जैसे अगर हम बात करें किसकी, कॉपर की, ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप कॉपर को देखो तो ये आपको 3d10 और 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। ये कह रहा है कि इसके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, फिर भी वो ये क्या एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने बताया ये तो दिया इसका ग्राउंड स्टेट, बट ये कह रहा है इसके अगर आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को देखोगे तो जो कॉपर होता है उसका जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा, जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है, कंप्लीटली फिल नहीं है। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर यहाँ पे आपको क्यूप्रस आयन दिया होता तो क्या वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट था, ठीक है, था क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। ये क्वेश्चन है कंपटीशन के, ना तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आता है और ना ये कॉपर खुद आता है, जबकि ये आएगा कौन सा, क्यूप्रिक आयन। समझ में आया। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो हमें डेफिनेशन दी है, कंडीशन दी है, उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन को तो फॉलो ये अकेला ही कर रहा है ना, क्यूप्रिक आयन, तब ये क्यूप्रिक आयन ही क्या हुआ, ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट, ठीक है। इसी तरह ये कॉपर का दिया, इसी तरह सिल्वर का दिया हो सकता था, गोल्ड का दिया हो सकता था, क्योंकि वो सेम ही ग्रुप के अंदर आते हैं ना इसके अंदर, ठीक है। उसमें 4d10 और 5s1 लिखा हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने बताया कि आप एक ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताओ जिसका जो s ऑर्बिटल होता है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन। ये आया था पैलेडियम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, जिसका 5s ऑर्बिटल होता है ना, उसमें क्या होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखा है ना आपने, क्या नहीं देखा, नहीं देखा। तो इसमें हमें पता है कि 3d से नीचे क्या कौन सी सीरीज आती है, 4d10, ठीक है। इसमें क्या होगा, 4d10 5s0, ठीक है। आर्गन के नीचे कौन सा आएगा, क्रिप्टॉन। तो ये आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो ये पैलेडियम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। अब वहाँ पे सारे सोचते हैं कि एस में तो एक तो होता ही है, डी ऑर्बिटल है, ठीक है। डी ऑर्बिटल में हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ 1 to 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो उसी के कारण वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया। समझ में आया, कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे अपने को एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिए है ना, ठीक है। किसके,
कॉपर क्रोमियम के नहीं, ये क्रोमियम और कॉपर दोनों के ना। अगर आप देखो एक्सेप्शनल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 24, तो हमें पता है ये क्या होगा आर्गन, और ये क्या होगा 3D, क्या वो लिखोगे यहाँ पे 3D4 और 4s2 ये लिखा जाता है, ठीक है। जबकि ये क्या है अनस्टेबल है। इसी तरह यहाँ पे इसने बताया जो कॉपर है उसका किस तरह लिखेंगे हम लिखेंगे क्या 3D9 और 4s2, तो ये भी क्या होता है अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने बताया है कि जो 3D और जो 4s ऑर्बिटल होते हैं इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है कम होता है। क्या होता है एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। लो एनर्जी डिफरेंस होने के कारण दोनों जो ऑर्बिटल हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट होती रहती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम टाइम उसी ऑर्बिटल के अंदर स्पेंड करेगा जिससे उसको क्या मिले ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह लिखेंगे जो कि क्या होगा एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, समझ में आया, ठीक है। जबकि इस कॉपर के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके केस में आप क्या लिखोगे 3D10 4s1 जो क्या है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा, समझ में आ गया। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है हमें क्या दिया इनकी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम इनके कुछ एक प्रॉपर्टी वगैरह स्टडी करते हैं ना। जनरल प्रॉपर्टी देखनी है तो जनरल देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल प्रॉपर्टी स्टडी करें, ठीक है। तो जो जनरल प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्टली अगर आप देखोगे तो जितने भी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं उनमें मेटालिक लस्टर वगैरह होती है, ठीक है। वो क्या मिलेंगे उनमें मेटालिक कैरेक्टर मिलेंगे। जो मरकरी है, ठीक है, वो क्या होती है लिक्विड होती है, क्या होती है लिक्विड। बाकी सभी क्या होंगे ऑल क्या होंगे सॉलिड मिलेंगे ना हमें, सीधी सी बात है क्या होंगे सॉलिड होंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे इसने बताई है कि ये क्या होते हैं मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इनके बारे में तो जानते ही हो क्या होंगे गुड कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखोगे तो ये क्या बनाएंगे दे फॉर्म कलर कंपाउंड, क्या बनाएंगे कलर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, वो क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। फिर हमें पता है दे किसकी तरह बिहेव करेंगे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता है ये क्या होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं ना फेरोमैग्नेटिक होते हैं। और एलॉय फॉर्मेशन करेंगे ना इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएंगे, एलॉय फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इंटरस्टिशियल है कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकती है इनमें, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एक प्रॉपर्टी जो है ट्रांजिशन मेटल है शो करेंगे, उनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये जनरल प्रॉपर्टी अपने को दी हुई है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, मेटालिक नेचर के होंगे। तो ये इनकी प्रॉपर्टी हम आगे डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर तो हमें पता चल ही गया कि वो सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़ के, मेटालिक लस्टर होती है, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मेटालिक कैरेक्टर। किसको स्टडी करेंगे मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह इनको हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को जो प्रॉपर्टी दी है वो दी है मेटालिक कैरेक्टर,
तो हमें पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है कि इनको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और हमें पता है कि ये जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। और मेटल्स की क्या खासियत होती है, क्या खासियत होती है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का इजीली लॉस कर देंगे। मतलब उनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो क्या होती है, लो होती है, तो वो इजीली क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे। और जो ये मेटल जो होते हैं, जितने भी मेटल आयंस होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ पे यूज करेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर यूज करेंगे। समझ में आया? तो इसके कारण वो क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसने बताया कि जो हमें पता है आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एस ऑर्बिटल वाले, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। कई बार के अंदर के n-1 डी ऑर्बिटल, यानी हम कह सकते हैं NS और NS एंड n-1 डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सभी क्या करेंगे, क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में यानी मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए ये जितने भी जो मेटल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, हार्ड एंड रिजिड होंगे। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग क्या मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मिलेगी क्या, मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो है ही, इसके अलावा n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो s ऑर्बिटल के साथ मिलके किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिसके कारण क्या है, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड और रिजिड हो जाते हैं। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी की बात करें तो उसके अंदर क्या है, डी वाले और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। समझ में आया? मरकरी तो यहाँ तक कि लिक्विड में ही बदल गई। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपने को दी है वो दी है किसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट्स के अंदर अगर आप देखो तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा ना, जैसे जैसे ये अपने को दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या दिया है, एटॉमिक नंबर। ये कह रहा है कि यहाँ पे अपने को मेल्टिंग पॉइंट दिया, ये कह रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। बट ये कह रहा है कि जैसे क्रोमियम के बाद मैग्नीज तक पहुँचोगे तो मेल्टिंग पॉइंट एकदम क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे फिर इंक्रीज होगा। इसी तरह सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर अगर आप चलोगे तो जैसे ही आप कहाँ पे पहुँचोगे, कहाँ पे, टेक्नीशियम। ठीक है, ठीक है, टेक्नीशियम के पास आते ही फिर वो डाउन आ जाएगा। फिर यहाँ पे टंगस्टन का हाईएस्ट है, फिर रेहेनियम के नीचे फिर डाउन होता जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है, ये कह रहा है कि हमें पता है कि जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, वैसे तो हम बात कर रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। क्योंकि कोई भी जो मेटल है उसके अंदर कितनी की स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, उतना ही ज़्यादा हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो मेल्ट हो जाए। यानी कहने का मतलब उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। यही बात होगी ना। तो यहाँ पे इसने बताया क्यों, क्योंकि NS और n-1 डी ऑर्बिटल दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए क्या है, जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट ये कह रहा है कि क्रोमियम तक जैसे आप पहुंचोगे, उसके बाद जैसे मैग्नीज में पहुंचे तो मैग्नीज में क्या है, हमें पता है क्या है, एक्स्ट्रा हाफ फील्ड क्या है, डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल में क्या 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और हाफ फील्ड होने के कारण ये अपने डी इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्डिंग में नहीं देगा। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में ये इन इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या है, बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। किसका, मैग्नीज और टेक्नीशियम। जो डिप अपने को मिल रहा है ना मेल्टिंग पॉइंट के अंदर डाउन, वो किसके कारण मिल रहा है, हमें पता है कि जो मैग्नीज और टेक्नीशियम की बात करें तो ये क्या है, ड्यू टू हाफ फील्ड, जो अपने को क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसकी क्या होगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी ना, क्या होगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है,
किस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, मेटलिक बॉन्डिंग के अंदर। तो इसलिए क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना बात? ठीक है, और वैसे तो इंक्रीज ही होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, फिर यहाँ पे इसने बताया थर्ड, जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, ये वैसे +1 का टॉपिक था। यहाँ पे इसने बताया इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगी, ये भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे क्या होंगे, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो क्या होगी, जो बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्या होती है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, पता है कि जितनी अमाउंट के अंदर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, कि कोई भी जो क्रिस्टल लेटिस आपको दी है उसके अंदर से एटम को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो एक एटम को उसकी क्रिस्टल लेटिस से रिमूव करने के लिए, उसके एटॉमिक स्टेट में रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो वो क्या होती है, उसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को प्रॉपर्टी दी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है ना, ये सारी किसके कारण है, प्रॉब्लम। मेन ग्रुप एलिमेंट्स के कंपेयर में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की कंपेयर में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इनमें काफ़ी टाइप्स के वेरिएशन देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एस और पी ऑर्बिटल तो छोटे होते हैं, डी ऑर्बिटल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, पूरा फैला हुआ होता है ना। तो जब वो फैला होगा तो वो क्या है, कोई दूसरे ग्रुप उसके आसपास प्रेजेंट है तो उनका भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और उसकी प्रेजेंस से दूसरों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के कारण यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज अपने को देखने को मिलेगी। फिर आगे यहाँ पे इसने बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर आप बात करोगे, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करोगे, तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आपको क्या मिलती है, ग्रुप सिमिलरिटी मिलती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं। जबकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे क्या है, पीरियड के अंदर सिमिलरिटी मिलेगी, ना कि ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो अब देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करनी है क्या, एटॉमिक रेडियस। और मेरे को उम्मीद है वो एटॉमिक रेडियस तो तुम्हें अच्छी तरह आती होगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक टॉपिक फिक्स होता है, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पर उससे काम नहीं चलेगा, ये वो गलतफहमी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, हम ग्राफ लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और यहाँ पे दे रखी है एटॉमिक रेडियस। तो ये कह रहा है कि जैसे ही हम क्या जाएंगे, पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट ये डिक्रीज क्या है, कहाँ तक होगा, थोड़ी देर होगा, आफ्टर मिडवे क्या हो जाएगा, ये जो डिक्रीज है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, मतलब थोड़ा ही क्या है, चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया ना शॉर्ट में। ठीक है, जैसे आप चले यहाँ से, कहाँ से, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वनोइडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर लगभग सेम यही आयरन, फिर कोबाल्ट, ठीक है, फिर निकल, और फिर कॉपर, और फिर जिंक। बढ़ रही है ना धीरे धीरे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, ये क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन है, सीरीज दी हुई है। क्या दी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ये कह रहा है कि मिडवे के बाद में क्या हो रहा है, हमें पता है कि मिडवे के बाद, क्रोमियम के बाद जैसे ही आप मैग्नीज पे पहुंचते हो और मैग्नीज से आगे जैसे चलोगे
तो पहले तो क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड होता गया तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डी ऑर्बिटल के अंदर कोई पेयरिंग नहीं होती, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल में अनपेयर होते हैं। मिडवे के बाद में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डी ऑर्बिटल में क्या होगी, पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता चला कि D5 है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी में एक एक आ गया ना। ठीक है, पर जैसे ही D6 हुआ तो क्या होगा, पेयरिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू होगी उससे क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, ऑपरेट करने लग जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट जो है अपना रोल है प्ले करने लग जाएगा। ठीक है, तो मिडवे के बाद में क्या है, जो शील्डिंग इफेक्ट है क्या होगा, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जो क्या करेगा, जो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को वीक करना शुरू कर देगा। क्योंकि जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ती है, जिससे एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। बट जैसे ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को अपोज करता है, वो उस अट्रैक्शन की कंपेयर में रिपल्स करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, धीरे धीरे ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, और लास्ट में अपने को स्मॉल इंक्रीज देखने को मिलेगा, किसका, एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, तो आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है कि कोई भी जो एटम है ना, उसके जो ये क्या दे रखे हैं, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं और इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, उनके बीच में जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन्स सेल के जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आने देंगे, यानी न्यूक्लियस के पास नहीं आने देंगे, तो उस रिपल्सिव इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसने ये दिया, पर ये कह रहा है कि जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाओगे, कहाँ से, टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होगी उसकी एटॉमिक रेडियस क्या है, फर्स्ट की कंपेयर में क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आया। बट जैसे ही आप क्या करते हो, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे पहुंचोगे तो जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या, जो एटॉमिक रेडियस होगी किसकी, जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की क्या होगी, अप्रोक्सीमेट क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, उसके पीछे जो अपने को रीज़न दिया है वो ये मेन रीज़न ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन में हम जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि हमें पता है कि फर्स्ट में तो आपने 3D में फीलिंग की, फिर आगे 4D में, और थर्ड में 5D में क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करोगे। तो ये कह रहा है कि सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हम जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यानी फर्स्ट से सेकंड में गए तब तो क्या है, ओनली डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हुई। ठीक है, ओनली डी में ही जा रहे हैं। ठीक है, बट जैसे ही सेकंड से थर्ड में गए तो 5D में इलेक्ट्रॉन इंटर करने से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, 4f ऑर्बिटल के अंदर जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, 4f ऑर्बिटल के अंदर। और जो 4f ऑर्बिटल होता है वो साइज में क्या होता है, d ऑर्बिटल की कंपेयर में बड़ा होता है। ठीक है, जबकि साइज में बड़ा होता है, जबकि उसका जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ना, वो d ऑर्बिटल की कंपेयर में वीक होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ना, जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जैसे ही आप सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाओगे तो शील्डिंग पुअर इफेक्ट, यानी पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आगे हम जाना जाते हैं किसके रूप में, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा ही हम इसको बोल देते हैं कि सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या है, उनकी एटॉमिक रेडियस सिमिलर होती है, तो वो किसके कारण होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। समझ में आया। इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि हमें पता है जैसी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो लेंथेनम से शुरू होती है, और लेंथेनम के जो नेक्स्ट जो एलिमेंट है उनमें इलेक्ट्रॉन पहले 4f ऑर्बिटल में इंटर करेगा। ठीक है, 5D में जाने से पहले। समझ में आई बात।
तो क्या है, तो उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण यानी जो साइज है वो डिक्रीज होगा, इसी के कारण इस कॉन्ट्रैक्शन को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में कहा। ठीक है, तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होती है, ड्यू टू किसके कारण होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटर, किस में इंटर करते हैं, इनटू फॉर एफ ऑर्बिटल। समझ में आया, कोई डाउट किसी को? ठीक है, मेन डेफिनेशन यही बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो ये होगी एटॉमिक रेडियस, सेम यही किसका पैटर्न होगा, आयनिक रेडियस का। समझ में आई बात? तो आयनिक रेडियस में भी यही सेम वेरिएशन आपने को देखने को मिलेगा। जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज ही होगी, फिर मिडवे के बाद इंक्रीज होगी। अगर आपसे पूछे तो जितना बड़ा कैटायन होगा, वैसे कैटायन ही लेते हैं, ट्रांजिशन मेटल क्या बनाएंगे, कैटायन ही बनाएंगे ना, मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे। जैसे आपको कोई भी मेटल दिया है जिस पे जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही वो छोटा होगा, पता है ना, क्या होगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही छोटा उसका क्या होगा, साइज होगा। क्यों? क्योंकि उसका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो साइज है छोटा होता जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये होगी एटॉमिक रेडियस। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी कौन सी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी स्टडी करेंगे। ठीक है, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तो उसके बाद देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल ऑफ एन एटम टू फॉर्म ए कैटायन। मतलब सबसे बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको निकाल के उसको कैटायन बनाते हैं, तो जितनी एनर्जी देंगे वो क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। समझ में आया? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जैसे ही लेफ्ट से राइट जाएंगे भाई क्या होगा, हम जाएंगे ना लेफ्ट से राइट तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम बात करें तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सीधी सी बात जनरल कंसेप्ट के लिए, पर हमने यहाँ पे लिखा नहीं अभी फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। समझ में आई बात? होती तो क्या है इसमें, इरेगुलरिटी है। अगर आप ट्रांजिशन सीरीज को देखोगे ना तो वहाँ पे कोई भी रेगुलरिटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसकी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, उसी स्टेबिलिटी के बेस पे या हम आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे देखेंगे किसके बेस पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल सी बातें पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कोई रेगुलर वेरिएशन शो नहीं करेगी। ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट में तो यही है कि जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, वैसे ये रिलेटेड है किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर आप देखोगे तो सिंपल से एग्जांपल लेके चलो, जैसे क्रोमियम दे रखा है। ठीक है, एक क्रोमियम दे दिया, एक आपको मैग्नीज दे दिया, दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 3d5 4s1 है। ठीक है, जबकि इसका क्या है 3d5 और 4s2। तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली देगा कि ये देगा ना, समझ में आई? तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसकी कंपेयर में क्या है, कम है। ठीक है, तो इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर क्या आ जाए, ये तो हो गया फर्स्ट के लिए। अगर आपको यहाँ पे क्या दे दे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, तो ये तो नहीं देगा ना, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें किसको छेड़ना पड़ेगा, D5 को छेड़ना पड़ेगा ना, जो क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हाफ हील हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जबकि ये कहता ले जा मैं हाफ हील हो जाऊंगा। तो इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, लो हो जाएगी ना। समझ में आया?
किसकी कंपेयर में? क्लियर है? इसी तरह आपसे कहते हैं जिंक, जिंक की जो सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी, या आपको कहते हैं सीधा जिंक दिया है 3d10 और 4s2, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या होगी? लो होगी। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। कोई डाउट है किसी को? ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें किसकी? थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी की। किसकी? थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो अगर आपसे कहे मैग्नीज की बात करें, ठीक है, मैग्नीज है 2 तो दे देगा, क्या 2 इलेक्ट्रॉन दिए, देने के बाद इसको क्या मिला? 3d5 मिल गया। आयरन की बात करें तो 2 देने के बाद इसको क्या मिलेगा? 3d6 मिलता है ना। तो जो थर्ड की अगर इन दोनों के केस में बात करें तो किसकी लो होगी? इसकी लो होगी। क्या? जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी है, मतलब ये Fe3 पॉजिटिव इजीली बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या मिलेगा? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जबकि ये हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि ये क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है ये आप किसके बेस पे डिसाइड करोगे? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के बेस पे जनरली बताओगे, ठीक है। वैसे तो हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह के बेस पे, ठीक है, पर जर्नल के लिए ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको 30 तक एटॉमिक नंबर और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह आने चाहिए, तब तो आप सारे क्वेश्चनों के जवाब इजीली दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसका डिटर्मिनेशन करती है? जितनी लो क्या होगी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उतने ही ज़्यादा क्या मिलेंगे आपको? स्टेबल कंपाउंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्टेबल कंपाउंड मिलेंगे। जैसे आपको कहा जाता है कि जो निकल डाइक्लोराइड है वो ज़्यादा स्टेबल है किसकी कंपेयर में? प्लेटिनम डाइक्लोराइड की कंपेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने बताया कि जो निकल की फर्स्ट और जो सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है, ठीक है, क्या होती है? फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो सम होता है वो क्या है? जो प्लेटिनम की जो फर्स्ट और सेकंड जो आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो सम होगा उसकी कंपेयर में क्या होती है? लो होती है। तो जितनी लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी ना, उतने ही ज़्यादा क्या मिलती है अपने को? स्टेबल कंपाउंड मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट किसी को? उसके बाद इसने कहा है कि जो निकल टेट्रा क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है? लेस स्टेबल होता है किसकी कंपेयर में? प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड की। ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो निकल टेट्रा क्लोराइड लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि जो निकल की जो फर्स्ट 4 आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होगी, ठीक है, फर्स्ट से लेके 4 तक, ठीक है, उनका जो सम है वो क्या है? ज़्यादा है किसकी कंपेयर में? जो प्लेटिनम की फर्स्ट 4 आयनाइजेशन जो इंथैल्पी होगी उसकी कंपेयर में। तो जिसकी लो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वही क्या बनाएगा? स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। क्लियर हो गया? आयनाइजेशन इंथैल्पी क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? उसके बाद देखो हमें दिए ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई? क्या होता है? क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि जो चार्ज कोई भी जो एलिमेंट्स में उसकी फ्री स्टेट या कंबाइन स्टेट के अंदर जो उसके ऊपर प्रेजेंट होता है ना कोई भी एटम पे, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये क्या है? जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो स्कैंडियम को छोड़ के, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट स्कैंडियम, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, स्कैंडियम जो कि क्या शो करेगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या शो करेंगे? +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे? जो उनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल के अंदर, हमें पता है ना
कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एस में 0 से 2 तक हो सकती है, मतलब यो 2 तक सारे क्या अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे, तो वो कॉमनली क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है शो करेंगे। जबकि जो स्कैंडियम है अपना क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करेगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका लॉस करके जो स्कैंडियम है, हमें पता है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है ना, तो हम लिखते हैं आर्गन और 3d1 और 4s2, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। या आप कह सकते हो स्कैंडियम के बाद में जो डी ऑर्बिटल होता है ना, वो क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, किसकी कंपेयर में, एस ऑर्बिटल की कंपेयर में, इसलिए वो एस ऑर्बिटल वाले सारे इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करके +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसके बाद देखो ये अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट दिए हैं, साइंस टीचर वनीता करमानी मैडम, फिर कोनी क्यों जाओ, ठीक है, तो ये तो शो करेगा +3, ठीक है, ये हमें पता है +2, बाकी जितने इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके, एस और डी ऑर्बिटल दोनों को जोड़ दो, तो हमें पता है 22 हो गए ना यहाँ पे, तो 18 और 4, तो मतलब 4 तक ये क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट है शो करेगा। ये फिर आगे सारे जोड़ते जाओ ना +5 तक, और ये +6 तक जाएगा, ठीक है, तो यानी ये इस तरह, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, इजीली याद है, जैसे ही बीच में पहुंच गए उसके बाद डाउन होने शुरू हो जाएगा, क्या है +2 +3 और +4, मैं बीच में 4 भूल गया ना, इनमें गिनती याद नहीं रहती क्या मेरे, सभी में भूल गया मैं सोचा 4 कहाँ गया, चलो ठीक है, +2 +3 +2 ही होते हैं इनमें, ठीक है, क्यों ऐसे लिखते हैं, जो होते हैं उन्हीं को लिखें, ठीक है, इनमें दिया तो है पर ये है नहीं, ठीक है, तो ये देखो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा वो हमें कौन किसका मिलेगा, जो उसका ग्रुप है ना उसके इक्वल मिलेगा, 7th ग्रुप का एलिमेंट है, और हाईएस्ट ग्रुप जो नंबर है उसी के अकॉर्डिंग +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन है, मैग्नीज, और मैग्नीज ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, किसमें, 3D ट्रांजिशन सीरीज में, ना कि पूरे डी ब्लॉक में। 3D ट्रांजिशन सीरीज के अंदर अगर डी ऑर्बिटल में पूछे तो क्या आ जाएगा, ओस्मियम, ठीक है, ओस्मियम, और कौन सा होता है, रेहेनियम, ये क्या शो करेंगे +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किस में मिलेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में, वो किसका मिलेगा, ओस्मियम का मिलेगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये +2 ही देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे इसने बताया जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो ये होंगे, कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, बट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाएंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ठीक है, जैसे आपको कोई दे दिया, किसी का ही दे दिया, चलो मैं मान लेता हूँ मैग्नीज का मान लेता हूँ, इससे कई बातें कर लेंगे हम, ठीक है, समझ में आया, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, मैग्नीज में 2 3 4, ठीक है, तो ये आ गया Mn2O3 और Mn3O4, ठीक है, फिर Mn है, देख लेना गलत हो गया ना, मैं नहीं जिम्मेदार, O5, एक और बच गया, ठीक है, तो वो क्या आ गया, अरे ये होता है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मैं तो इतना लेके नहीं जाने वाला था, तुम ले गई, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +3, यहाँ पे कितने उल्टा पुल्टा करा दिया ना, ठीक है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 8 / 3 कितना आ जाएगा, ये तो इससे कम हो गया, छोड़ो इसको, ठीक है, उसके बाद हमें क्या लेके आना है Mn2O4, ये आ जाएगा क्या +4, ठीक है, और ये आ गया Mn2O6 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, पर हम 6 नहीं करेंगे, हम सीधा ले आते हैं किस पे,
7 पे। हमें तो शो करना है ना, हमें तो क्या करना है, शो करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और जो कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्योंकि ये इस तरह के रीजनेबल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इसने बताया कि जो ट्रांजिशन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना जो ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, किसके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं, बेसिक होंगे। बट किस में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, किस में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होंगे, हमें पता है वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। क्या होंगे, ठीक है। और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होगा, बीच वाली कंडीशन में अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है तो वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। क्या होंगे, ये कंसेप्ट है, ये ध्यान रखने हैं। तो हमें पता है ये मैग्नीज ऑक्साइड जो होगा ये क्या होगा, क्या होगा भाई, बेसिक होगा। क्योंकि ये क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किस में है, तो मैग्नीज ऑक्साइड ये अपने को दिया है बेसिक। ये है सारे इंटरमीडिएट, क्या है ये, इंटरमीडिएट। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये है एम्फोटेरिक। क्या है, और मैग्नीज ऑक्साइड ये क्या होगा, एसिडिक होगा। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। ठीक है, जैसे आपको क्रोमियम ऑक्साइड दिया आज, क्या आज, क्रोमियम ऑक्साइड CrO, तो ये क्या है, बेसिक। ठीक है, जबकि Cr2O3 क्या है, एम्फोटेरिक। क्या है, ठीक है, और Cr2O7 क्या है, एसिडिक। समझ में आ गया, कितनी बातें हुई है ना ऑक्सीडेशन स्टेट की, और भी है। ठीक है, यहां पे इसने बताया, अगर आप देखोगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो अपना हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो किसके साथ शो करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो किस में शो करेंगे, किसके साथ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में क्या दिया आपको, जैसे ऑक्सीजन है, या आपको क्या दिया है, फ्लोरीन दे रखी है, इनके साथ क्या शो करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बाकियों के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा भी दे रखा है, जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये सोलवेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ये कहते हैं कि कॉपर आयंस है ना, ठीक है, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, जबकि कॉपर डाइवेलेंट आयन जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर हम इन दोनों का जो रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, ठीक है, तो इसका होता है 0.52 और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.34। तो हमें पता है जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है वो उतना ही लेस स्टेबल होता है, उसका उतनी ही जल्दी क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसके मतलब यही हुआ ना कि जो कॉपर डाइवेलेंट आयन होता है वो कॉपर मोनोवेलेंट आयंस की कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है ना वो क्या होती है, इसकी कंपेयर में हाई होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए आप कह सकते हो कॉपर डाइवेलेंट आयन इज मोर स्टेबल देन कॉपर मोनोवेलेंट आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन बिकॉज द हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर डाइवेलेंट आयन इज हायर देन कॉपर मोनोवेलेंट आयन। ठीक है, या आप कह सकते हो कि इट हैज लेस रिडक्शन पोटेंशियल देन कॉपर डाइवेलेंट आयन। क्लियर है, ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद बस समझ में आया इतना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने को दी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो दी है कलर, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना वो कलर शो करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट कलर कैसे शो करेंगे,
यहाँ पे इसने बताया कि जैसे भी कोई ऑर्डिनरी लाइट किसी भी सैंपल पे पड़ती है, मान लो कोई लाइट आ रही है तो वो हो गई इंसिडेंट लाइट, वो किस पे पड़ेगी, कोई भी जो एलिमेंट यानी कोई सैंपल दिया है उसके ऊपर पड़ेगी ना, तो कुछ लाइट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ क्या हो जाएगी, वापिस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट जो आई थी वो होती थी वाइट लाइट, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्ट हुई है और जो एब्जॉर्ब हुई है उन पे डिपेंड करेगा ना कि जो सब्सटेंस है वो अपने को कौन से कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है कि ये जो एलिमेंट्स है ये कलर शो करेंगे। क्यों शो करेंगे, यहाँ पे इसने बताया कि वैसे तो आपको सीधा रीजन दिया है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो डी ट्रांजिशन के कारण क्या है, कलर शो करेंगे। बट अगर इसको एक्सप्लेन करना आ जाए तो आप कैसे करोगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसके अंदर क्या होंगे, हमें पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, जिनमें क्या होता है, इनकम्प्लीटली या पार्शली फिल्ड क्या होता है, पार्शली फिल्ड क्या होगा, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसमें क्या है, क्या होते हैं हमें पता है, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको कोई एलिमेंट्स दिए है जो क्या पार्शली फिल्ड है, ठीक है, तो वो वहाँ पे इसने बताया कि वो जो एलिमेंट होता है ना वो क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स के अंदर ही कलर शो करेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी जो मेटल है वो क्या है, काफ़ी जो क्या होते हैं एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या होता है, सराउंडेड होता है, ठीक है। जैसे ही इस मेटल एटम को क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आप इनको क्या बोल सकते हो, लीजेंड बोल सकते हो, क्या करोगे, इनको लीजेंड बोलेंगे। ये जैसे ही इस मेटल एटम को अप्रोच करेंगे ना तो मेटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी जो डीजेनरेसी होती है वो मेंटेन नहीं रह पाती, क्योंकि जब मेटल फ्री स्टेट में होता है तो उसका जो डी ऑर्बिटल होता है उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। पर जैसे ही इसको किसी मेटल ने को किसी भी लीजेंड ने यानी न्यूट्रल या कोई आयनिक मॉलिक्यूल ने इसको खींचा, अट्रैक्ट किया, अप्रोच किया, तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये दो सेट के अंदर टूट जाता है। एक लो एनर्जी का सेट होता है और एक हाई एनर्जी का जो सेट है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका डी ऑर्बिटल है वो क्या है, 2 सेट में टूट गया। अगर ये आपको दिया होता क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने डायग्राम बनाया है, ये जो ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, तो जो लो एनर्जी का है उसको बोलते हैं T2G और हाई एनर्जी को क्या बोलते हैं, EG सेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि जब इस सैंपल के ऊपर जैसे ही ये वाइट लाइट पड़ेगी तो वो क्या करेगा, जो सैंपल के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल लाइट की कुछ एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इस ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट हो जाते हैं। कहाँ पे चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। कब, जब उसके ऊपर लाइट एनर्जी पड़ी, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट जो होता है ना वो हमें पता है अनस्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता और वो वापस उसी एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करके कहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट। जो उसने रेडिएशन रिलीज की है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के जिस वेवलेंथ से बिलोंग करेगी वो सब्सटेंस हमें उसी कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है कि जो कॉपर होता है या कॉपर सल्फेट है ये हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों, अगर आप मान के चलो कि ये कॉपर का सैंपल है, ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे व्हाइट लाइट पड़ी तो इसने क्या की, उसकी जो रेड वेवलेंथ की लाइट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर ये क्या ग्रीनिश ब्लू कलर का सैंपल अपने आप ऑटोमेटिकली अपने को दिखाई देगा, क्योंकि इसने क्या की, ग्रीनिश या ब्लू कलर है उसको क्या कर दिया, रिफ्रैक्ट कर दिया, जो हमारी आज तक पहुंचा हमें उस कलर का दिख रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। सेम यही किसके केस में है, कोबाल्ट के केस में है, ठीक है। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है किसका, टाइटेनियम हेक्सा एक्वा का, ठीक है। अगर उसकी बात की जाए तो हमें पता है जो टाइटेनियम हेक्सा एक्वा होता है वो कौन से कलर का सब्सटेंस होता है, वो कौन सा होगा भाई, पर्पल कलर का होता है। क्या होता है, पर्पल कलर का दिखाई देता है, ठीक है। क्यों देता है कि यहाँ पे इसने बताया
कि अगर आप इस टाइटेनियम को देखो तो टाइटेनियम जो है वो 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d1, मतलब d ऑर्बिटल के अंदर क्या है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे ही लाइट पड़ेगी तो ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चला जाता है, और फिर उसी जो हाई यानी एक्साइटेड स्टेट से जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को विजिबल जो स्पेक्ट्रम की जिस रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करेगा तो उसी कलर का अपने को दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप टाइटेनियम की बात करो तो जो टाइटेनियम है ना, टाइटेनियम ये क्या करता है, दोनों ब्लू और रेड दोनों कलर, यानी ये क्या करता है, जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी ना, ये क्या करता है, येलो कलर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। किसको? येलो कलर की। और ये क्या करेगा, जैसे ही येलो कलर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा तो जो ये ब्लू और रेड दोनों का मिक्स इफेक्ट आपको मिलेगा, जिसके कारण ये आपको कौन सा कलर दिखाई देगा, पर्पल कलर का दिखाई देगा। समझ में आया कलर का कि किसके कारण हो रहा है? हमें पता है कि ये T2G से EG में जा रहा है, मतलब एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया dd ट्रांजिशन। समझ में आई बात? ठीक है, इसके अलावा आपने याद किया छोटी क्लास में विबग्योर किया है ना, तो आप इसको बनाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इसको भूल जाओ, बाकी को लिखो। ठीक है, अगर उसने ब्लू लाइट ऑब्जॉर्व की तो ऑरेंज का दिखेगा, अगर ऑरेंज ऑब्जॉर्व की तो ब्लू दिखेगा, अगर ग्रीन ऑब्जॉर्व की तो रेड दिखेगा, रेड ऑब्जॉर्व की तो ग्रीन दिखेगा। समझ में आ गया? येलो ऑब्जॉर्व की तो वायलेट या पर्पल कलर दिखेगा। ठीक है, इससे अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था कलर के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या दी है? बस 5 मिनट का काम है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो सेकंड है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर दी है, ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, कोई भी जो मेटल आयन होता है ना, वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रल या लीजेंड मॉलिक्यूल से क्या होगा, सराउंडेड होता है। क्या होता है? ठीक है, बीच में क्या होगा, मेटल आयन होगा, और उसके चारों ओर क्या हो गया, न्यूट्रल या एनायनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लीजेंड बोलेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो जितने भी लीजेंड्स हैं ये क्या करते हैं, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो ट्रांजिशन मेटल है ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि इनका साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, हाई क्या होता है, इन पे चार्ज होता है। ठीक है, और पार्शली फील्ड क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। तो इन सभी बातों के कारण क्या ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। या आप कह सकते हो हाई चार्ज बाई साइज रेशियो होगा। ठीक है, समझ में आया हो? ठीक है, तो इसके कारण ही हम कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि ये क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। किसमें? किसमें? डी ऑर्बिटल के अंदर। तो इसके कारण ये क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। समझ में आई बात? तो ये क्या होते हैं, ये हमें पता है पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, दूसरा इसने बताया ये क्या हो सकते हैं, डायामैग्नेटिक हो सकते हैं नेचर के अंदर। और तीसरा इसने बताया क्या हो सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक हो सकते हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस किसको बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम उनको बोलेंगे जिसके अंदर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, या जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। किससे होंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे,
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलेंगे? विच हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कोई एलिमेंट ऐसा दिया है जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो क्या होंगे? डायामैग्नेटिक। या वो क्या होंगे? रिपेल बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे? रिपेल होंगे। ठीक है, फिर आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो हाईली अट्रैक्ट होंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे इसने बताया है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम किसकी टर्म में बताएंगे? मैग्नेटिक मूवमेंट की टर्म में। किसकी टर्म में बताएंगे? मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है किसमें? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, उसको हम किस तरह निकालेंगे? हमें पता है इसका फार्मूला है Nn+2 बोर मैग्नेटॉन। जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आई? ये होंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आपको मेटल दिया 27 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और ये क्या है? डाई वैलेंट आयन है। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, तो आप निकाल लोगे कि हमें पता है 2 पॉजिटिव से 25 रह गए, तो मतलब आपको क्या मिलेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा कितना? कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? हमें मिलेंगे कितने? 3, क्योंकि 5 सीधे हो गए और 2 और आगे तो पेयरिंग हो गई ना 2 की, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आप डाल के यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखोगे, तो इस तरह 3 + 2, तो ये आ जाएगा कितना? √15। तो इस तरह क्या होगा? एग्जाम में आपको ये कंपेयर करनी आ सकती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जिसका जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे अपनी ये प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई। ठीक है, थैंक यू।